नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक एवं स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये चैनल है, इस पर आपको राजस्थान जी के बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, जिसमें बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी आदि राजस्थान के जो भी एग्जाम है उसमें जो राजस्थान जी के सम्मिलित है वो टॉपिक यहाँ पर पूरे कवर कराए जा रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी अहम है, जीके की आत्मा है, यानी कि राजस्थान जीके की आत्मा है। और राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है, यानी यहाँ से एक प्रश्न बहुत ज़रूरी पूछा जाता है। तो वो टॉपिक है राजस्थान की आत्मा, जिसको कहूँगा मैं हस्तकला। हस्तकला राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा नहीं जाए। यहाँ से एक या दो सवाल अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों हस्तकला के बारे में। तो करते हैं सभी दोस्तों के एक बार फिर से हाथ जोड़ के राम राम। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर दे। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज हमारे टॉपिक की। मैंने आपको बताई हेडिंग, आज की हेडिंग होने वाली है हमारी हस्तकला, यानी हस्तकला के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो मैं हेडिंग जमा रहा हूँ हमारी हस्तकला। आप भी मेरे साथ साथ दोस्तों अपनी हेडिंग जमा लीजिए और अपने नोट्सों में इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ से हर एग्जाम में 2 सवाल पूछने की संभावना होती है। 2 सवाल तो आते ही आते हैं। राजस्थान जीके में सबसे मोस्ट टॉपिक है हस्तकला और सबसे कठिन टॉपिक भी दोस्तों यही है। आज हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। मैं आपके सामने बिल्कुल आम भाषा में पेश करूँगा, आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले हमारे सेशन को आप लाइक और शेयर अवश्य करो, और हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, हस्तकला करते हैं शुरुआत। बात करते हैं हस्तकला की, यानी हस्त यानी हाथ। हस्तकला का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों हाथ से बनाना, यानी अपने हाथ से कलाकृति बनाना, कला आकृति बनाना, यानी हाथ से बनाना। क्या दोस्तों? हाथ से कला का निर्माण करना, कला का निर्माण करना दोस्तों, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हस्तकला यानी हाथ से जो चीज़ें बनती हैं उन पर कलाकृति बनाना, यानी आकृति, अलग अलग भिन्न आकृति बनाना अपने हाथों से, अपने हाथों का प्रयोग करके। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक था राजस्थान की हस्तकला। करते हैं शुरुआत। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे फैक्ट हम उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पहला प्रश्न यही ज़्यादा कंफ्यूज करता है राजस्थान में हस्तकला। दोस्तों, यह एक लघु श्रेणी का उद्योग है। यह एक लघु श्रेणी का क्या है? उद्योग है दोस्तों। हस्तकला कौन सी श्रेणी में आता है? लघु श्रेणी में दोस्तों यह उद्योग है। ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ तक सबको पता लग गया होगा कि हस्तकला एक लघु श्रेणी का उद्योग है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक बात करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल, यानी राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल दोस्तों, राजस्थान में हस्तकला का दोस्तों तीर्थ स्थल दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, पेपर में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम पहले उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो हमें कठिन लगती हैं और पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है, प्रबल होती है दोस्तों। यानी हस्तकला का तीर्थ स्थल बात कर रहे हैं तीर्थ स्थल की, तो दोस्तों वो होता है जयपुर। कौन सा? पूरा जयपुर दोस्तों। आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। जयपुर होता है राजस्थान का तीर्थ स्थल, कहते हैं तीर्थ कला का स्थल, कला या फिर तीर्थ स्थल। कौन सा शहर हो गया? जयपुर दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट है और पेपर में पूछने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र स्थल, यानी हस्तकला का केंद्र स्थल कौन सा है? हस्तकला का केंद्र स्थल, ये तो दोस्तों हो गया तीर्थ स्थल हो गया। तीर्थ स्थल यहाँ पर यानी कि वस्तुएं हाथ से ज़्यादा बनाई जाती है, यानी कि अधिकतर वस्तु क्या करती है? बनाई जाती है, यानी बनाना, यानी कि आविष्कार करना, ये तो हो गया। अब दोस्तों, इसमें बात करते हैं जो ज़्यादा मोस्ट है और पूछा जाता है केंद्र स्थल के बारे में पूछा जाता है दोस्तों।
तीर्थ स्थल पता लग गया, जयपुर है। केंद्र स्थल दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बोरानाडा। दोस्तों ये पड़ता है बोरानाडा। दोस्तों बोरानाडा में पड़ता है एक स्थान है बोरानाडा, इसको कहते हैं केंद्र स्थल। दोस्तों यह कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, जोधपुर में पड़ता है बोरानाडा, यहाँ पर इसका केंद्र स्थल है। और तीर्थ स्थल जयपुर में स्थित है। यहाँ तक की बात समझ में आई हुई होगी और दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने दोस्तों 3 प्रमुख शिल्पग्राम स्थापित कर दिए। 3 प्रमुख शिल्पग्राम। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं बढ़ावा देने के लिए क्या किया, बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दोस्तों, राज्य सरकार ने 3 शिल्पग्राम स्थापित कर दिए दोस्तों। शिल्पग्राम केंद्र स्थापित कर दिए दोस्तों 3 जगह। यानी कि इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 3 जगह क्या कर दिए दोस्तों, शिल्पग्राम केंद्र स्थापित कर दिए दोस्तों। एक तो था हवाला। दोस्तों हवाला पड़ता है उदयपुर में। एक तो है हवाला शिल्पग्राम, हवाला दोस्तों हवाला पड़ता है, हवाला है एक तो, ये हमें याद होना चाहिए, ये पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। बात करें 2 नंबर पर पाल। दोस्तों पाल, हवाला पड़ता है उदयपुर में दोस्तों, पाल पड़ता है जोधपुर में दोस्तों। पाल पड़ता है दोस्तों जोधपुर में पड़ता है। हाँ पड़ता है पाल, जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। और एक और शिल्पग्राम है जो पूछा जाता है जवाहर। जवाहर दोस्तों, जवाहर। एक तो होता है हवाला उदयपुर में, पाल जोधपुर में, जवाहर जैसे जयपुर दोस्तों, जयपुर। ये 3 शिल्पग्राम केंद्र स्थापित किए इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने। तो हमें तीनों याद होनी चाहिए, पेपर में यहाँ से भी पूछा जाने की संभावना होती है कि निम्न में से कौन सा शिल्पग्राम है जिसको राज्य सरकार ने बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया था। तो हमें 3 याद होते हैं तो और भी अच्छा, अगर वरना ऑप्शन से हम तीनों को एक आंसर निकाल लेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका बेसिक था हस्तकला के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ तक कवर करा दिया, आपको बता दिया। यानी कि हस्तकला यानी हाथ से निर्मित वस्तुओं पर आकृति करना, और इसका तीर्थ स्थल जयपुर को कहा जाता है। केंद्र स्थल इसका बोरानाडा, जो आपको पता है कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। जोधपुर का शहर है बोरानाडा, इसका केंद्र स्थल कहलाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 शिल्प केंद्र स्थापित किए। पहला हवाला, दूसरा पाल और तीसरा जवाहर। जवाहर पड़ता है जयपुर में, पाल पड़ता है जोधपुर में और हवाला पड़ता है उदयपुर में। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसानी से हैं, आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं हस्तकला में। आपने एक चीज़ सुना होगा, सबसे ज़्यादा फेमस है पोट्री। क्या है, पोट्री कला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पोट्री कला दोस्तों, पोट्री सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, पोट्री कला। दोस्तों पोट्री कला है, पोट्री कला होती क्या है, बहुत से बच्चों को नाम पता है पोट्री कला। पोट्री कला होती क्या है दोस्तों, मैं इधर थोड़ा सा नोट करके बता रहा हूँ आपको पोट्री के बारे में। पोट्री कला क्या होती है, इसमें क्या चीज़ होती है, चीनी के मिट्टी की, चीनी मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी होती है एक, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना। दोस्तों पोट्री का अर्थ होता है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना। तो मैं इसको बताऊंगा, लेकिन आप पहले यहाँ तक का नोट करो नोट एक बार, ठीक है। अब देख तो बात करते हैं पोट्री कला की, यानी कि पोट्री, मेरे साथ साथ भी आप नोट करो पोट्री कला। तो पोट्री क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना। परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अनुमान होना चाहिए। चीनी मिट्टी के
चीनी मिट्टी के बर्तनों पर दोस्तों, बर्तनों पर चित्रकारी करना दोस्तों पोट्री कला कहलाता है। पोट्री कला दोस्तों यह कहाँ की थी? यह प्रसिद्ध दोस्तों पर्सिया यानी ईरान की प्रसिद्ध कलाकारी थी दोस्तों। यह ईरान है वर्तमान में दोस्तों, पहले इसको बोलते थे पर्सिया। क्या पर्सिया कहा जाता था दोस्तों? पर्सिया की यह प्रसिद्ध थी पर्सिया दोस्तों, पर्सिया में प्रसिद्ध थी, फेमस थी। वहां से पर्सिया से दोस्तों इसे लाया गया, लाहौर लाया गया। कहाँ लाया गया? इसको लाहौर लाया गया दोस्तों, लाहौर लाया गया। और दोस्तों लाहौर से फिर जाके पहले लाहौर लाया गया दोस्तों, लाहौर से भारत लाया गया, लाहौर से भारत, ईरान से लाहौर लाया गया और लाहौर से दोस्तों भारत लाया गया। लाहौर दोस्तों अकबर के द्वारा लाया गया था, लाहौर अकबर के द्वारा लाया गया या फिर लाई गई यह चित्रकारी को। लाहौर कौन लाया था? अकबर। और लाहौर से भारत में भी कहाँ? जयपुर। भारत में भी कहाँ लाई गई? जयपुर। और भारत में कौन लाया? लाहौर तो अकबर ले आया और भारत में दोस्तों वो लाया था मानसिंह प्रथम। दोस्तों भारत में लाया था मानसिंह प्रथम। अब मानसिंह प्रथम जयपुर का शासक था तो जयपुर में लेकर आएगा, जहाँ का शासक होता है वहीं लेकर आता है। तो मानसिंह प्रथम लाया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? मानसिंह प्रथम लाया था लेकिन इसको उस समय ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, ज़्यादा चर्चा में नहीं आई। हस्तकला ज़्यादा चर्चा में नहीं आई उस समय, इसको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। यानी कि लाहौर से तो ले आया भाई अकबर, फिर वहाँ से ले आए मानसिंह प्रथम, लेकिन इसको उस समय ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। इसको प्रसिद्धि मिली ज़्यादा मानसिंह के समय तो बहुत कम मिली, वो मिलती है राम सिंह सेकंड के समय। राम सिंह सेकंड के समय दोस्तों इसको ज़्यादा क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। यानी इसको कहते हैं स्वर्णकाल। यानी कि राम सिंह सेकंड को इस कला का हस्तकला स्वर्णकाल कहते हैं। राम सिंह सेकंड को कहा जाता है दोस्तों। मान सिंह सेकंड लाया, उसको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। और किसको मिली ज़्यादा प्रसिद्धि? राम सिंह सेकंड को। इसीलिए राम सिंह सेकंड को ही इस कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये बात भी आप नोट कर लो दोस्तों। चलो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्वर्णकाल किसे कहते हैं। स्वर्णकाल किसके शासक, किसे स्वर्णकाल शासक कौन था उस समय? मान सिंह सेकंड। ये बात भी आप नोट कर लो, ये भी पूछी जाती है। पर्सिया से लाहौर आई, लाहौर अकबर लेके आया, लाहौर से भारत आई, मान सिंह लेकर आया, भारत में जयपुर आई, भारत में भी हाँ आई जयपुर, मान सिंह जी प्रथम लेकर आए थे, लेकिन उनके काल में ज़्यादा वो नहीं हुई, पॉपुलर विकसित नहीं हुई। विकसित कहाँ पर हुई? मान सिंह द्वितीय के समय। तो यहाँ तक सबको राम सिंह है ये, मान सिंह नहीं है, राम सिंह। क्या है? राम सिंह। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली गए, यानी कि ये क्या था? राम सिंह सेकंड के दो दरबारी थे, दो मैं बताऊंगा, दो दरबारी थे। दो क्या थे? दरबारी दोस्तों। एक का नाम था कालू, एक का नाम था दोस्तों कालू, एक का नाम था चूड़ामन। दोस्तों एक का नाम था कालू और एक का नाम था चूड़ामन। राम सिंह सेकंड ने दोनों को कहाँ भेज दिया? दिल्ली भेज दिया भाई। कहाँ भेज दिया? दिल्ली। दिल्ली क्यों भेजा? कि इसके बारे में इन लोगों को ज़्यादा क्या हो जाए, अनुभव हो जाए, शिक्षा लेने के लिए, कि हस्तकला के बारे में ज़्यादा गहराई बातें जानने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए कालू और चूड़ामन को दिल्ली भेज दिया गया राम सिंह द्वितीय ने। वहाँ पर जाके इन्होंने अध्ययन किया, इसके बारे में चर्चा की, पढ़ा। वहाँ पर दिल्ली गए तो एक खुमार था, भोला खुमार, भोला खुमार। दोस्तों ये नाम भी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पूछे जाते हैं। भोला कुमार के पास गए, इन्होंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उनके नोट्स पढ़े, उनसे अध्ययन किया, और ये दोनों वापस कहाँ आ गए? जयपुर आ गए। और जयपुर आकर इस कला को
अपना डंका बजा दिया, यानी कि अपनी कला से डंका बजा दिया। दोनों पहले कलाकार थे, और ज़्यादा सीख गए और ज़्यादा स्मार्ट हो गए। भोला कुमार के पास गए, उनके नोट्स पढ़े, उनसे कोचिंग करी और ज़्यादा विख्यात हो गए। फिर आकर इन्होंने डंका बजा दिया, इसीलिए इनके काल को कहने लगे स्वर्ण काल भी कहने लगे हस्तकला का। ये कहानी भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ये बात थी। अब करते हैं पोल्ट्री कला को। दोस्तों मैं तो बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक नीचे लिख देता हूँ मैं पोल्ट्री। नीचे दिख रहा होगा, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा तो एक बार आप उतार लो, यहाँ तक एक बार इसको उतार लो, फिर जाके और बताऊंगा। ठीक है, तो ये हस्तकला हमारा चल ही रहा था। अब बात करेंगे पोल्ट्री कला। पोल्ट्री के बारे में बता दिया, चीनी के मिट्टी के बर्तनों पर आकृति। अब करते हैं दोस्तों पोल्ट्री। पोल्ट्री को भी 4 भागों में बांट दिया, पोल्ट्री कला को भी 4 भागों में बांट दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रश्न आते हैं वो आते हैं ब्लू पोल्ट्री से। ब्लू पोल्ट्री से तो दोस्तों इसको भी 4 भागों में बांट दिया, हमने भी इसको 4 भागों में बांट दिया। पहला दोस्तों है ब्लू पोल्ट्री, ब्लू पोल्ट्री दोस्तों पहला है ब्लू पोल्ट्री। दूसरा हो जाएगा यानी कि ब्लैक पोल्ट्री, ब्लैक पोल्ट्री दोस्तों, पहली ब्लू, दूसरी ब्लैक, तीसरी हो जाएगी कागजी पोल्ट्री, कागजी पोल्ट्री, कागजी पोल्ट्री दोस्तों। चौथी हो जाएगी दोस्तों सुनहरी पोल्ट्री, सुनहरी पोल्ट्री। यानी पोल्ट्री को 4 भागों में बांटा, 4 में भी ब्लू, ब्लैक, कागजी और सुनहरी। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी है? ब्लू पोल्ट्री। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। ब्लू पोल्ट्री कहाँ प्रसिद्ध है पता होगा, जयपुर में ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ पर? जयपुर में ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। यह ब्लैक पोल्ट्री दोस्तों कोटा में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कोटा में, कहाँ पर? कोटा में प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करें कागजी पोल्ट्री दोस्तों, यह अलवर में है, अलवर में ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों कागजी पोल्ट्री। बात करें सुनहरी पोल्ट्री तो ये है बीकानेर में दोस्तों। कहाँ है? बीकानेर। तो ये हमें स्थान भी याद होनी चाहिए, पेपर में यहाँ से भी प्रश्न आ जाएगा कि ब्लैक पोल्ट्री यहाँ के प्रसिद्ध है कोटा की। तो दोस्तों ये पोल्ट्री को 4 भागों में बांटा, ब्लू, ब्लैक, कागजी और सुनहरी। सुनहरी पोल्ट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है, कागजी अलवर के प्रसिद्ध है, ब्लैक पोल्ट्री कोटा की, और हमारी ब्लू पोल्ट्री है जो जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। ब्लू पोल्ट्री को ही दोस्तों रईस पोल्ट्री भी कहते हैं। इसका एक उपनाम है रईस पोल्ट्री, रईस पोल्ट्री दोस्तों। पेपर में पूछा था एक एग्जाम में कि रईस पोल्ट्री किस पोल्ट्री का उपनाम है, तो ये है ब्लू पोल्ट्री का दोस्तों उपनाम है रईस पोल्ट्री। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। और इसका एक और उपनाम है मर्मन्य पोल्ट्री, मर्मन्य कला कहते हैं दोस्तों, मर्मन्य कला। मर्मन्य कला भी इसका उपनाम है दोस्तों। रईस पोल्ट्री और मर्मन्य कला, इन्हीं ब्लू पोल्ट्री को ये कहा जाता है दोस्तों। तो करते हैं शुरुआत हम ब्लू पोल्ट्री, सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ब्लू पोल्ट्री के बारे में ही। तो मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में समझाऊंगा ब्लू पोल्ट्री के बारे में। तो एक बार आप इसको भी अपने नोट्सों में उतार लो, फिर करते हैं शुरुआत ब्लू पोल्ट्री की। तो दोस्तों अब करते हैं ब्लू पोल्ट्री के बारे में, यानी कि हमारी हेडिंग होगी ब्लू पोल्ट्री, BLUE, ब्लू पोल्ट्री। दोस्तों ब्लू पोल्ट्री के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो मेरे साथ साथ आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। तो पहले मैं एक छोटा सा क्या बना लेता हूँ, चित्र बना लेता हूँ दोस्तों। ये कोई घड़ा है छोटा सा, अपन मेरे जैसे एक आप भी एक छोटा सा घड़ा बना लेना दोस्तों, एक छोटा सा घड़ा बना लेना। तो ये हमने घड़ा बना लिया। अब दोस्तों इस पर हम ब्लू पोल्ट्री करना चाहते हैं, ये घड़ा है, इस पर हम ब्लू पोल्ट्री करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें 5 चीज़ चाहिए, 5 तत्वों का हमें आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। 5 तत्व हमारे पास होंगे तभी हम जाके ब्लू पोल्ट्री कर पाएंगे दोस्तों। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है नीले रंग का कांच, सॉरी, एक तो है दोस्तों नीले रंग का कांच दोस्तों, नीले रंग का कांच। कांच होना बहुत जरूरी है,
कांच होगा तभी ब्लू पोट्री कहलाएगी, उसमें नीले रंग के कांच ऐड किए जाएंगे। तो एक तो हमें नीले रंग का कांच होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों गोंद, गोंद होगी तभी जाके हम उसको चिपकाएंगे दोस्तों, गोंद भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक है क्वार्टज, जिसका नाम आपने सुना होगा क्वार्टज दोस्तों, क्वार्टज भी बहुत ज़रूरी है। और एक है क्वार्टज, ये आपने बहुत ज़रूरी नाम सुना हो दोस्तों। एक नाम सुना होगा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी ये नाम भी आपने सुना होगा। मुल्तानी मिट्टी भी हमें चाहिए। 4 चीज़ हो गई दोस्तों। एक और चीज़ चाहिए हमें, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट दोस्तों, कार्बोनेट। ये 5 चीज़ों का मिश्रण हमें चाहिए दोस्तों। यानी कि क्या चाहिए हमें, मिश्रण चाहिए दोस्तों 5 चीज़ों का, तब जाके हम ब्लू पोल्ट्री कर पाएंगे। यानी कि हमने 5 चीज़ों को मिलाया और हमने हमारे मटके पर ब्लू पोल्ट्री की चित्र अंकित कर दी दोस्तों। मैंने देखो दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी चित्र अंकित कर लो। ये कोई मटका है, इस पर हम ब्लू पोल्ट्री कर रहे हैं। ब्लू पोल्ट्री की हमने मटके पर हमने 5 चीज़ों का लेप लगा दिया, नीले कांच, गोंद, क्वार्टज, मुल्तानी मिट्टी और सोडियम बाइकार्बोनेट। 5 चीज़ों का दोस्तों हमने क्या लगा दिया, लेप लगा दिया। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें जो मेन बात है होती हैं दोस्तों, इसको हम तपाते हैं यानी ताप देते हैं दोस्तों, पकाते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या देते हैं, ताप देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं, ताप देते हैं, तब जाके इसको पकाया जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों पत्थर होता है, जिसका नाम होता है अकीक। क्या होता है, अकीक का पत्थर दोस्तों। इसमें लिख लो, अकीक का पत्थर से दोस्तों, पत्थर से फिनिशिंग दोस्तों, फिनिशिंग का कार्य किया जाता है। अकीक का पत्थर होता है दोस्तों, उस पत्थर से इसमें फिनिशिंग एकदम बिल्कुल साफ सफाई का काम किया जाता है। तो पत्थर का नाम भी हमें याद होना चाहिए, अकीक का पत्थर दोस्तों। अकीक का पत्थर, इसको मरमन्य कला कहते हैं दोस्तों। मैंने बताया था मरमन्य दोस्तों, मरमन्य कला कहा जाता है, या फिर रईस पोस्ट्री, रईस दोस्तों, रईस पोट्री भी कहते हैं। रईस पोट्री या मरमन्य कला भी कहा जाता है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए दोस्तों। 800 डिग्री पर इसको ताप देते हैं, अकीक के पत्थर द्वारा हम इसको क्या करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, इसकी सफाई करते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसका जादूगर, इसका मेन जादूगर कौन था, यानी कि ब्लू पोट्री का जादूगर दोस्तों। बात करें जादूगर, जादूगर किसे कहते हैं दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों। एक व्यक्ति था कृपाल सिंह शेखावत, इसका जादूगर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे ब्लू पोट्री करने के लिए, कृपाल सिंह शेखावत। इसलिए ये नाम भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है आपसे, कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा भी मोस्ट है। इसमें महिला कलाकार पूछे तो वो दोस्तों नाती बाई थी, यानी ये तो पुरुष हो गया। बात करें महिला की, यानी महिला कलाकार दोस्तों, महिला कलाकार दोस्तों नाती बाई थी, नाती बाई। तो ये नाम भी हमें याद होना चाहिए, नाती बाई थी दोस्तों। मतलब महिला कलाकार कौन थी, नाती बाई। वर्तमान में दोस्तों इसका कलाकार है खेमराज, यानी वर्तमान में दोस्तों बात की जाए, वर्तमान में कलाकार कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, कलाकार इसका नाम है खेमराज दोस्तों। खेमराज ऑप्शन में आपको दिख जाएगा अगर बात वर्तमान की करें तो। जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, महिला कारीगर कौन थी, नाती बाई। ये बातें थी जो मैंने आपको यहाँ तक बताई। इसमें आपको समझ में आया होगा। शुरू से एक बार 2 मिनट में फटाफट रिविजन कर रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना। इसमें यानी हस्तकला में होता है, हाथ से निर्मित वस्तु बनाते हैं, हाथ से उस पर क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं दोस्तों। इसका तीर्थ स्थल कहते हैं दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है। और इसका केंद्र स्थल दोस्तों बोरोनाडा को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ तक भी समझ में हमें आ गया। बोरोनाडा जोधपुर का शहर है दोस्तों। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 शिल्पग्राम केंद्र स्थापित किए। पहला हवाला, दूसरा पाल और तीसरा जवाहर। जवाहर पड़ता है जयपुर में दोस्तों, पाल पड़ता है जोधपुर में और हवाला पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। ये भी यहाँ तक हमें समझ में आ गया दोस्तों। पोट्री को हमने 4 भागों में बांटा था, एक तो ब्लू पोट्री, एक ब्लैक पोट्री, एक हमने बांटा सुनहरी पोट्री, एक कागजी पोट्री। यानी ब्लू पोट्री में तो दोस्तों जयपुर में प्रसिद्ध थी,
ब्लैक पोट्री दोस्तों कोटा में प्रसिद्ध थी, कागजी पोट्री अलवर में फेमस थी और सुनहरी पोट्री दोस्तों बीकानेर में प्रसिद्ध थी। और हमने बताया था कि ब्लू पोट्री का ही क्या नाम है, उपनाम रईस पोट्री या फिर मरमन्य कला कहते हैं। यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। हमारे सेशन में आज जो बताया मैंने बहुत ही मोस्ट बताया है ब्लू पोट्री का संबंधित, जो प्रश्न आएगा आप गलत नहीं कर पाओगे। इसमें एक और थेवा कला, थेवा कला भी मोस्ट है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें हरे रंग के अलावा, कांच के अलावा, नीले कांच के अलावा और कांच लिया जाता है। यहाँ तक बात की जाए पोट्री, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को। महिला कौन थी, महिला कलाकार, प्रसिद्ध महिला कलाकार नाती बाई थी दोस्तों। इसको 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप दी जाती है। अकीक के पत्थर के द्वारा इसमें फिनिशिंग का कार्य किया जाता है। 5 चीज़ों का तत्व करके हम इस पर ब्लू पोट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास में ब्लू पोट्री के बारे में चर्चा की थी। अगले भाग में पढ़ेंगे थेवा कला के बारे में। दोस्तों थेवा कला भी बहुत मोस्ट है। ये पर्सिया के खाती की, पर्सिया की प्रमुख पद्धति थी। पर्सिया से लाहौर आई, लाहौर लाए अकबर, लाहौर से भारत आई, भारत में जयपुर आई, जयपुर लाए मान सिंह जी। मान सिंह जी के समय आई, लेकिन मान सिंह जी के समय ये ज़्यादा प्रकोप नहीं आई, ज़्यादा चलन नहीं। ये इसका विकास हुआ राम सिंह सेकंड के समय। राम सिंह सेकंड ने अपने 2 दूत थे, 2 सैनिक थे, कालू और चूड़ामन, उनको भेजा दिल्ली। दिल्ली भोला कुमार के पास गए, उन्होंने नोट्स पढ़े, शिक्षा ली और वहाँ से आए, फिर जयपुर में अपना डंका बजाया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कला, हस्तकला के बारे में। सबको समझ में आया होगा आशा करता हूँ, और सबने भी नोट किया होगा मेरे साथ साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले भाग में, थेवा कला के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को शेयर और अवश्य लाइक करोगे, जिससे क्या होगा, हमारी वीडियो आपके पास जरूर पहुँचेगी। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ऐसी वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगी एक कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले भाग के लिए, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे।